ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने विज्ञान विषय में जो है अति लघु प्रश्नों की सीरीज चलाई हुई है, तो उसी के बाकी बचे प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे और फटाफट से हम कंप्लीट करेंगे अति लघु प्रश्नों की सीरीज। फिर उसके बाद शुरुआत करेंगे लघु प्रश्नों को और साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस भी बीच बीच में प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और हम इन क्वेश्चंस को क्यों लगा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रैक्टिस सेट को हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमें पता चले कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। सिर्फ इतनी ही चीजें हमें इनसे जाननी होती है और किस टॉपिक पर हमें ज्यादा ध्यान देना होता है, और फिर हम जब कॉन्सेप्ट वाइज उसको पढ़ते हैं तो उस चीज पर हमें ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो उसी चीज की हेल्प के लिए ही हम प्रैक्टिस सेट्स को सोल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सोल्व कर रहे हैं अति लघु प्रश्नों को, तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस पर। सबसे पहला आपसे पूछ लिया गया है, सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है सिंचाई की प्रमुख विधि कौन कौन सी है। जब मैंने आपका ये चैप्टर कराया था विज्ञान का, तो तब मैंने आपको सभी के बारे में बहुत अच्छे से उनकी इमेजेस के थ्रू भी समझाया था, लेकिन अब जब क्वेश्चन आया है तो यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू बात करेंगे। अगर आपने इन क्लास को नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी विधि हो सकती है सिंचाई करने की। पहली है प्रवाह विधि, ठीक है। दूसरी होती है क्यारी विधि, कुंड विधि, वलय विधि या वलय स्थिति, और बोर्ड विधि और ड्रिप विधि, ठीक है। ये 6 विधियां होती है सिंचाई की, आपको याद रखनी है। प्रवाह, क्यारी, कुंड, वलय, बार्ड या ड्रिप, ये सभी 6 विधियां होती है किसकी, सिंचाई की, ठीक है। प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कुंड विधि, वलय विधि और बार्ड विधि और ड्रिप विधि, यह सभी सिंचाई की प्रमुख विधियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए। तो यह तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, जैसे हल हो गया, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर, ठीक है। इस तरह के ये सभी चीजें कैसे होते हैं, कृषि के यंत्र होते हैं। यह सभी हल, पटेला, बखर, ठीक है, फावड़ा, दराती हो सकता है, यह सभी कुल्हाड़ी भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इनको ज्यादा कम या बदल भी सकते हैं, जैसा आप चाहे, ठीक है। आप साथ साथ आंसर करते हुए चलिए कमेंट बॉक्स में, हो सकता है आप इनसे भी अच्छे एग्जाम्पल्स बता पाएं, तो बिल्कुल अपने विचार हमारे साथ शेयर करते हुए ही चलिए। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को ही मृदा अपरदन कहते हैं, यानी हवा, पानी, ठीक है, या तूफान के कारण या बारिश के कारण जो मिट्टी, ऊपरी मिट्टी होती है सतह की, वह उड़कर या बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। क्लास नहीं ली है तो जरूर लेना, आपको मजा आ जाएगा इसकी क्लास में लेने में। अगला है, बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है। तो यह है दोस्तों हाथ से छिटकवा विधि, ठीक है। छिटकवा विधि यानी हाथों से बीजों को ऐसे बिखेरा जाता है खेत में, और यही सबसे प्राचीन विधि है। आजकल तो मशीनें होती है बहुत सारी, वर्तमान में नई नई मशीनें आ गई है जिसके द्वारा हम हर किसी चीज की बुआई कर सकते हैं, ठीक है। हाथों से बीजों को बिखेरने की जरूरत नहीं पड़ती, इस छिटकवा विधि की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पूछी गई है तो हमको पता होना चाहिए कि प्राचीन विधि कौन सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी, कि कार्य किस प्रकार की राशि है। तो यह है अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि यानी जिसकी कोई दिशा ना हो। अगला है, मैकेस या MKS, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। जैसे CGS पद्धति होती है, इसी तरीके से MKS पद्धति होती है। तो यह मात्रक पद्धति है, इसमें पूछा गया है कार्य का मात्रक, वह होता है जूल, ठीक है दोस्तों। बल किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी पदार्थ को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जैसी या फिर जिस काम को किसी काम को करने के लिए ऊर्जा का प्रयोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम बल कहते हैं।
परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो यह निर्भर करते हैं पेट्रोलियम उत्पादों पर। ठीक है, परिवहन के साधन अधिकतर या प्रमुखतः किस पर निर्भर करते हैं? पेट्रोलियम उत्पादों पर। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? बताओ। देखो, आपके एग्जाम में विज्ञान के तो बहुत ही सरल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आप बहुत इजीली कर पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा अपने पेपर में, थोड़ा सा सोचना होगा, तो आप सभी क्वेश्चंस को कर जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इसी तरीके से हर एक क्लास को लेते हैं तो मुझे नहीं लगता फिर आपका कुछ भी छूटने वाला है। आपको सब कुछ यहीं से मिलेगा आपके एग्जाम पेपर में, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट वाइज यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हर एक चीज को कंप्लीट करा रहे हैं और साथ साथ आपके प्रैक्टिस सेट भी लगवा रहे हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कुछ भी आप बता सकते हैं, जैसे पंखा में, मशीनों को चलाने में, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि चलाने में क्या होता है? विद्युत की जरूरत पड़ती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायोगैस से क्या आते हैं? गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस को क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। ठीक है, जो गोबर गैस का प्लांट होता है उसी से निकलती है बायोगैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा के सीमित स्रोत यानी अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल कौन कौन से स्रोत होते हैं ऊर्जा के? वह आपसे पूछ लिया गया, यानी जिसको हम बार बार से उत्पादन उनका अपने आप से नहीं कर सकते, प्रकृति के द्वारा एक बार ही हमको मिलते हैं, उन्हें हम चाहे तो संभाल सकते हैं या फिर बर्बाद कर सकते हैं, दोबारा उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कौन कौन से स्रोत होते हैं? जैसे पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद, यह सभी कैसे स्रोत होते हैं? यह सभी सीमित स्रोत होते हैं, यानी प्रकृति ने हमें दिए हैं तो हमें उनसे ही काम चलाना होगा, हम इन्हें खुद से उत्पादन इनका नहीं कर सकते हैं। यह सभी आते हैं अनवीकरणीय स्रोत में। ठीक है, या सीमित स्रोत कह सकते हैं या नॉन रिन्यूएबल इनको कह सकते हैं इंग्लिश में। तो आपको ध्यान रखना होगा, कैसे भी पूछा जाए आपको बताना यही है। अगला क्वेश्चन है आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो आसवन विधि का प्रयोग दोस्तों पेट्रोलियम, मिट्टी के तेल और पेट्रोलियम डीजल आदि को निर्मित करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, इसको प्योरीफाई करने में। ठीक है, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल हो, पेट्रोल, डीजल कुछ भी हो सकता है, इन तरह के तेलों को प्योरीफाई करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ पर स्टार लगाइए। पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ऑनलाइन शिक्षण डीएलएड करके टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। अगर आप वहां पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा, क्योंकि आपको हर एक क्लास की पीडीएफ रोज शाम को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाती है और आपको दिन भर में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जब जिस भी समय आपकी क्लास होती है तो आप उसी टाइम पर आइए, क्लास को लिया कीजिए और अगर आप चाहें तो जो कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस होती है उनके नोट्स बनाया करिए साथ साथ में, और फिर शाम को जब पीडीएफ मिलती है एक बार उसको बस रिवाइज करना आपको। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, आप समझ लीजिए इतना कर रहे हैं तो बहुत ही सही तरीके से आप पढ़ रहे हैं। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? अपने क्वेश्चन पर आते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के असीमित स्रोत, नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? असीमित यानी जिनकी कोई सीमा नहीं है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, हम जितना चाहे उसको यूज करें और जब चाहे उसको फिर से बना लें, इस तरह के स्रोत कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश में इनको रिन्यूएबल कहते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल कहते हैं और असीमित, नवीकरणीय, इस तरह के नामों से इसको जाना जाता है। तो कौन कौन से हैं? वायु है, खत्म तो नहीं होगी कितना भी यूज करो, जल हो गया, बायोगैस हो गया, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा हो गई। तो यह सभी क्या होती है? यह होती है असीमित स्रोत। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आज आपने जो सूर्य का प्रकाश है उसको जो है ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो कल वो नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल आएगा, क्योंकि नवीकरणीय स्रोत है, रोज मिलता है, रोज बनता है। अगला क्वेश्चन है रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? दोस्तों रुधिर को ऊर्जा
भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, रुधिर को किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन से साधन आवश्यक होते हैं? तो जीवन का अस्तित्व बनाए हेतु सबसे जरूरी होती है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, सबसे बेसिक नीड्स जिसे हम कहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और फिर उसके बाद आता है यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन अति आवश्यक है। अगर यह हमारे जीवन में नहीं हो तो हमारा जीवन जो है परिपूर्ण नहीं हो पाता इन सभी के बिना। अगर रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, शिक्षा नहीं है, मनोरंजन नहीं है, तो जीवन जीने का एक बिना किसी लक्ष्य के जीवन जीना फिर बहुत ही दुखदाई होता है। ठीक है, तो अपने जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये सभी चीजों की जरूरत होती है। किसी को भी हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत होते हैं? दोस्तों, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री और ज्वार भाटा, जैव मात्रा यानी जिसे हम बायोमास कहते हैं, और वैकल्पिक ऊर्जा के समान है। ठीक है, यह सभी वैकल्पिक ऊर्जा के समान है या साधन है। साधन बोलिए आप, वैकल्पिक ऊर्जा के साधन आप इसकी जगह पर कर लीजिए, स्रोत कर लीजिए। सभी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। हम चाहे तो यूज करें, ना चाहे तो ना यूज करें। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर से क्या तात्पर्य है? इसका प्रयोग कहाँ उपयोग में लाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा करके सुनिएगा ध्यान से और रात शाम को इसको रिवाइज भी करिएगा। सौर ऊर्जा को उष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। किससे? सौर ऊर्जा से उष्मा के रूप में एकत्रित जो होती है, फिर उससे सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग किया जाता है। समझ आई इतनी चीजें? और फिर जब सोलर कुकर की हमने बात कर ली, लेकिन सोलर सेल क्या होता है उससे क्या समझेंगे आप? तो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए सोलर सेल का प्रयोग किया जाता है। और अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने हेतु अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़कर हम सोलर पैनल का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बैंक की छतों पर या मॉल की छतों पर लगे होते हैं सोलर पैनल, जब बहुत सारी सोलर सेल्स को एक साथ में मिला करके लगा दिया जाता है। ठीक है, जब हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तब इस तरह की चीजों को अपनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंडपंप किस उत्तोलक का उदाहरण है? लो जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गया है। उत्तोलक में तो मैं आप समझती हूँ कि आप कभी क्वेश्चन नहीं गलत करोगे सरल मशीन के चैप्टर से, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। हैंडपंप किस उत्तोलक का उदाहरण है? तो यह है प्रथम उत्तोलक। ठीक है, प्रथम उत्तोलक का उदाहरण है। क्यों है, किस वजह से है, तो यह आपको पता चलेगा। आप क्लास देखिए, अगर ना समझ आए तो बस एक बार कमेंट कर देना, मैं उस वीडियो को ही डिलीट कर दूंगी। ठीक है, मैं उस क्लास को ही डिलीट कर दूंगी अगर आपको समझ नहीं आता है। इसकी मेरी गारंटी है कि आपको बिल्कुल समझ आएगा। आप क्लास को देखिए, विज्ञान की आपकी जो है सरल मशीन के नाम से आपकी क्लास मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में, विज्ञान की सेकंड सेमेस्टर की। जरूर देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसी से संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्तोलकों के एक एक उदाहरण बताइए। तो बता दीजिए जब चीजें समझाई हुई है। प्रथम उत्तोलक का उदाहरण है हैंडपंप, द्वितीय का क्या हो सकता है? पहिए वाली ट्रॉली हो सकती है, और तीसरे का क्या हो सकती है? चिमटी या फिर चिमटा भी हम कह सकते हैं। यह सभी क्या होते हैं? प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्तोलकों के उदाहरण आपको दिए गए हैं। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि इसको इसके अंदर लिख दिया, इसको इसके अंदर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके पीछे रीजन होता है। इनको जब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है तो इनके कारण है। ठीक है, उनको समझिए, उसके बाद फिर इनको कैटेगराइज करिए। अगला क्वेश्चन है झुके तल की सहायता से आप किस प्रकार का कार्य आसानी से कर सकते हैं? तो इसकी सहायता से हम भारी भार को ट्रक से आसानी से चढ़ा या उतार सकते हैं। झुके तल की सहायता से, झुका तल क्या होता है? इस तरह का तख्ते के समान कुछ वस्तु होती है, जिससे क्या होता है कि इस पर ऐसे हम फिसला करके सामान को ऊपर किसी ट्रक में चढ़ा या उससे उतार सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, यही होता है झुका तल। समझ आई चीजें? यह भी आपका सरल मशीन के चैप्टर का ही जो है क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कोशिका किसे कहते हैं? यह क्लास भी आपकी हो चुकी है।
कोशिका किसे कहते हैं? तो मानव शरीर में असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। उन इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कि एक मानव का जो पूरा शरीर होता है यह असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, और उन छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं? उन छोटी इकाइयों को हम कहते हैं कोशिका। ठीक है। केंद्रक क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया गया है। केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? यह कोशिका के बीच में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड होता है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसका कोशिका से आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है, यानी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी कोशिका का केंद्रक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? न्यूक्लियस। ठीक है। केंद्रक जीव द्रव्य क्या है? केंद्रक जीव द्रव्य क्या होता है? तो आपको इमेज के थ्रू मैंने आपको बताया है, दिखाया भी है कि जीव द्रव्य कैसा होता है, केंद्रक कैसा होता है, सेल्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर आपने क्लास को मिस किया है तो आपका बहुत बड़ा लॉस वहां पर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर तो आपको ऐसे ही बताया जा सकता है कि केंद्रक जीव द्रव्य क्या है? केंद्रक के अंदर गाढ़े तरल एवं चिपचिपे पदार्थ को ही क्या कहते हैं? केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं। उसके अंदर कुछ लिक्विड फॉर्म में चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर, तो उसी को हम कहते हैं केंद्रक जीव द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के प्रमुख अंग होते हैं कौन कौन से? कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है। 3 प्रमुख अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। भित्ति, द्रव्य और केंद्रक, यह 3 प्रमुख अंग होते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? यानी टिश्यू आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उपकला, संयोजी, संवहन, पेशीय और तंत्रिका। ठीक है। यह सभी प्रकार के ऊतक होते हैं। ऊतक की क्लास मैंने आपकी नहीं ली है अभी, बहुत जल्द आपकी कल या परसों में आपको मिल जाएगी इसकी कॉन्सेप्ट वाइज क्लास विद इमेज पिक्चर्स के थ्रू। हम समझेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे ताकि आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार फिर से देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यह 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उपकला, संयोजी, संवहन, पेशीय और तंत्रिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या है? तो जीवन की आधारभूत क्रियाएं कौन कौन है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण तथा समन्वय, वृद्धि तथा प्रजनन, यह सभी क्या होती है? जीवन की आधारभूत क्रियाएं होती है। ठीक है। इनके बिना जीवन नहीं होता, यह सभी क्रियाएं होना आवश्यक है, जरूरी है, आधारभूत है। तो ये सभी क्रियाएं कैसी है? आधारभूत क्रियाएं है, याद रखनी जरूरी है। जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती है? तो 3 प्रकार की विधियां होती है। एक तो वृद्धि प्रजनन, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है। 3 प्रकार से इसको हम विभाजित कर सकते हैं, वृद्धि, अलैंगिक और लैंगिक। सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? आपको बताना है तो आप बता दीजिए, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विद्युत की उपलब्धता नहीं होती, वहां रोशनी के लिए रेडियो या टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है सोलर पैनल का। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पवन ऊर्जा क्या है? वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को ही पवन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। वायु के गतिशील होने पर ही जो उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा, उसे ही पवन ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बताइए, क्योंकि जल कैसा होता है? बहता हुआ होता है। जो कोई चीज बहती है तो वह किस में आती है? गति में आती है, तो वहां हो जाती है गतिज ऊर्जा। ठीक है। गतिज ऊर्जा में होता है। इस गतिज ऊर्जा को फिर जल विद्युत संयंत्र द्वारा, जो जल विद्युत संयंत्र लगे होते हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ठीक है। जल ऊर्जा को फिर उसको क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको चीजें समझ आई, क्लियर हुआ कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और फिर जो वहां पर संयंत्र लगे होते हैं उनके द्वारा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। राइट, तो चीजें क्लियर हो जाती है। चलिए अब हम क्लास को जल्दी से फिनिश करते हैं, आपका लगभग ये क्लास खत्म होने वाली है, तो जल्दी जल्दी देखते हैं। ज्वार भाटा ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत है?
तो ज्वारीय लहरों तरंगों की अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, यह बार बार की जा सकती है। भारत में ज्वारीय जल में विद्युत तैयार की जाती है या की जाती रही है तथा इस पर नवीन खोज और शोध कार्य अभी भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऊर्जा संयंत्र का नियम क्या है? ऊर्जा के संयंत्र के नियम अनुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकार से ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे आपने देखा कि जो जल संयंत्र लगे होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, तो यह इसका एग्जाम्पल है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी है, नोट कर सकते हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव निहित रहती है, एज इट इज रहती है, बस उसके रूप को बदल सकते हैं, ना ही तो उसका अंत कर सकते हैं और ना ही अपने आप से उसको पैदा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, सरल मशीन किसे कहते हैं? मजेदार, ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा एवं तेजी से कार्य करने में सहायक होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सरल मशीन कहते हैं। अब इसके आपको 5 एग्जांपल्स देने होंगे, कौन कौन सी होती है सरल मशीन। मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कितना ध्यान से बातों को सुनते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए, सरल मशीन किसे कहते हैं? ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा एवं तेजी से कार्य करने में सहायक होते हैं सरल मशीन कहलाते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास आज की रही, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आप सभी को कितना मजा आया क्लास में, कितनी चीजें आपको सीखने को मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। क्लास को लाइक करना भूल जाते हैं, ऐसी अच्छी बात नहीं है, उससे मुझे थोड़ा डिमोटिवेशन होता है कि शायद आपको क्लास पसंद नहीं आ रही है, तो आप लाइक करें। ठीक है, जरूर लाइक किया कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास के साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।